नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। कलकत्ते पर वज्र गिरे। सोचिए, एक छोटी सी लड़की कलकत्ता जैसे इतने बड़े शहर के लिए ऐसी बद्दुआ मांग रही है, कह रही है उस पर बिजली गिर जाए। ऐसी क्या बात हो गई कि एक पूरा शहर उसकी नफरत का निशाना बन गया। आज हम इसी एक चौंकाने वाली लाइन के पीछे छिपी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी हमें मिलती है हिंदी के एक बहुत बड़े कवि त्रिलोचन की एक बेहद मशहूर कविता से, जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। आज के हमारे श्रोत इसी कविता और इसके विश्लेषण से जुड़े हैं। ये कविता उनके संग्रह धरती में शामिल है और पहली नज़र में ये पढ़ने लिखने के बारे में मतलब सीधी सादी कविता लगती है, लेकिन असल में ये अपने अंदर कई गहरे सवाल समेटे हुए हैं। तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज का हमारा मकसद है कवि त्रिलोचन के अंदाज को समझना, कविता की हीरोइन चंपा के मन में झांकना और ये देखना कि कैसे एक अनपढ़ लड़की की कहानी पलायन, शिक्षा और उस दौर के समाज की कड़वी सच्चाइयों पर एक जबरदस्त टिप्पणी बन जाती है। तो कहानी को समझने के लिए पहले कहानीकार को समझना जरूरी है। कौन थे ये कवि त्रिलोचन? त्रिलोचन जी का असली नाम था वासुदेव सिंह। वो 1917 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक गांव में पैदा हुए थे। अच्छा। अब जिस दौर में वो लिख रहे थे, हिंदी कविता में छायावाद का बड़ा जोर था। छायावाद यानी वो कविताएं जिनमें कल्पना की ऊंची उड़ान होती थी, प्रकृति, प्रेम और दर्शन की बड़ी बड़ी बातें। बिल्कुल। लेकिन त्रिलोचन और उनके जैसे कुछ कवि इस धारा से अलग घटे। ये प्रगतिशील काव्य धारा के कवि कहलाए। इनका मानना था कि कविता को आसमान से उतारकर जमीन पर लाना चाहिए। अच्छा, वो आम लोगों, किसानों, मजदूरों और गांव की सीधी सच्ची जिंदगी और उनकी समस्याओं के बारे में लिखना चाहते थे। और त्रिलोचन तो इसके मास्टर थे। उनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ा था। वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी कविताओं में जरा भी किताबीपन नहीं झलकता। स्रोतों में उनकी शैली को मंद लय का कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी कविताओं में एक ठहराव है, एक सुकून है। उन्हें पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत तेजी से कुछ सुना रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपके पास बैठकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी का कोई किस्सा सुना रहा हो। अच्छा, बहुत दिलचस्प है। हाँ, उनकी भाषा भी ठेठ गांव की जमीन से जुड़ी है, जिसमें बनावट नहीं बल्कि मिट्टी की महक है। और इसी शैली की वजह से उनकी कविताएं सीधे दिल में उतर जाती हैं। और उनकी यही जमीनी सीधी साधी शैली हमें इस कविता के दिल तक ले जाती है। एक जीती जागती शरारती लड़की जिसका नाम है चंपा। चलिए अब चंपा से मिलते हैं। कविता की पहली ही लाइन उसका पूरा परिचय है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। यानी वो पढ़ना लिखना नहीं जानती। वो सुंदर माम के एक ग्वाले की बेटी है, गांव की आम लड़की जो गाय भैंस चढ़ाती है। लेकिन त्रिलोचन उसे सिर्फ एक भोली भाली लड़की की तरह नहीं दिखाते। वो अच्छी है, चंचल है और शरारती भी है। हाँ, कविता में एक बड़ा मजेदार किस्सा है। कवि बताते हैं कि कभी कभी वो उनकी कलम चुरा लेती है और जब वो जैसे तैसे अपनी कलम ढूंढ कर लाते हैं तो पता चलता है कि अब कागज ही गायब है। बिल्कुल, ये तो किसी भी बच्चे जैसी हरकत है। सही बात है। जो चीज बड़ों के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए वो बस एक खिलौना है। ये छोटी सी बात ही चंपा को कितना असली बना देती है ना? बिल्कुल, और यही त्रिलोचन की खूबी है। चंपा सिर्फ एक विचार नहीं है, वो एक जीती जागती लड़की है, अपनी शरारतों और अपनी मासूमियत के साथ। लेकिन शरारतों के साथ साथ उसमें एक गहरी जिज्ञासा भी है। कभी लिखते हैं कि जब वो कुछ पढ़ने लगते हैं तो चंपा चुपचाप पास आकर खड़ी हो जाती है और बड़े आश्चर्य से सुनती है। से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम जो पढ़ना लिखना जानते हैं, कभी सोचते भी नहीं कि किसी बाहरी इंसान के लिए कितना जादुई और अजीब लग सकता है। उसके लिए ये अक्षर बस काले काले धब्बे हैं जिनसे आवाजें निकल रही हैं। सही कहा। ये उस दुनिया के प्रति उसका भोला आश्चर्य है जिससे वो पूरी तरह बाहर है। और यहीं से कविता में एक टकराव या कहें कि एक बहस की शुरुआत होती है। हाँ, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कवि जो शायद चंपा की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा।
मतलब मुश्किल वक्त में काम आएगा। और वो एक और बड़ी दलील देते हैं। वो कहते हैं कि गांधी बाबा की भी यही इच्छा थी कि देश के सब लोग पढ़ना लिखना सीखें। उन्हें लगता है कि गांधी जी का नाम सुनकर शायद चंपा मान जाए, लेकिन चंपा का जवाब तो एकदम उल्टा होता है। वो सीधे सीधे मना कर देती है, और जो तर्क देती है वो बहुत दिलचस्प है। वो कहती है, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ये लाइन कविता का एक बहुत जरूरी मोड़ है। अक्सर हम सोचते हैं कि शिक्षा से इनकार करना अज्ञानता है, पर क्या ये संभव है कि चंपा की दुनिया में ये काले अक्षर किसी और चीज का प्रतीक हो? शायद किसी ऐसी चीज का जिस पर उसे भरोसा नहीं। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? गांधी जी तो खुद आम लोगों के नेता थे। चंपा उन्हें और पढ़ाई लिखाई को एक दूसरे के खिलाफ क्यों देख रही है? क्या ये उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर कोई टिप्पणी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चंपा की नजर में पढ़े लिखे लोग शायद वो हैं जो हिसाब किताब करते हैं, जो गांव वालों को लूटते हैं, या जो शहर जाकर वापस नहीं आते। उसके लिए ये पढ़ना लिखना शायद उसी दुनिया का हिस्सा है जो मुश्किलें पैदा करती है। अच्छा। इसलिए उसे यकीन ही नहीं होता कि गांधी जी जैसे अच्छे इंसान ऐसी बात कह सकते हैं। उसके लिए अच्छाई और पढ़ाई लिखाई दो अलग अलग चीजें हैं। ये तो बहुत गहरा नुक्ता है। तो जब गांधी जी वाली दलील काम नहीं करती, तब कवि एक और कोशिश करता है। इस बार वो एक ज्यादा निजी और भावनात्मक बात कहते हैं। वो चंपा को भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि चंपा, जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा पति काम करने के लिए दूर कलकत्ता चला जाएगा, तब तुम क्या करोगी? तुम उसे खत कैसे लिखोगी? और उसके भेजे हुए पत्र कैसे पढ़ोगी? इसलिए पढ़ लेना अच्छा है। कवि को लगता है कि ये तर्क तो काम कर ही जाएगा। और यहीं पे कविता का असली धमाका होता है। पति के दूर जाने और कलकत्ता का नाम सुनते ही चंपा का भोलापन गायब हो जाता है और उसकी जगह एक गुस्सा ले लेता है। वो पढ़े लिखे कवि पर ही बरस पड़ती है। कहती है, तुम कितने झूठे हो देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। ये एक जबरदस्त लाइन है। एक अनपढ़ लड़की एक पढ़े लिखे शास्त्री को झूठा कह रही है, क्योंकि उसकी नजर में कवि जो भविष्य दिखा रहा है वो उसे मंजूरी नहीं है। वो उस भविष्य को ही नकार रही है जिसमें पति को दूर जाना पड़े। वाह! तो उसके लिए समस्या खत न पढ़ पाना नहीं है, नहीं, बल्कि समस्या पति का दूर जाना है। कलकत्ता यहाँ सिर्फ एक शहर का नाम नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। यहाँ कविता का मुख्य विषय पलायन की कड़वी सच्चाई और उसका दर्द बिल्कुल साफ हो जाता है। उस दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लाखों लोग काम की तलाश में कलकत्ता जाते थे। चंपा के लिए कलकत्ता मौकों का शहर नहीं, बल्कि एक राक्षस है। एक ऐसी जगह है जो उसके पति को, उसके बालम को उससे छीन लेगी। ये बिछोह का, जुदाई का प्रतीक है। स्रोतों में भी यही कहा गया है कि ये कविता उस दारुण यथार्थ को, यानी उस दर्द भरी हकीकत को दिखाती है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। सही बात है। कलकत्ता उसी आर्थिक मजबूरी का चेहरा है जो परिवारों को अलग कर देता है। और चंपा इस सच्चाई के सामने हार नहीं मानती। वो अपना फैसला सुनाती है। हाँ, वो कहती है, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। ये उसकी जिद है, उसका संकल्प है। वो हालात से समझौता करने को तैयार नहीं है। और फिर वो आखिरी सबसे शक्तिशाली पंक्ति कहती है जो इस पूरी कविता का सार है। कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ते पर वज्रपात हो, वो तबाह हो जाए। एक अनपढ़ लड़की के मुंह से इतनी बड़ी, इतनी हिंसक बात ये सोचने पर मजबूर करती है। स्रोतों का विश्लेषण यहाँ बहुत सटीक है। ये कामना चंपा के संघर्ष और जीवट को दिखाती है। वो अनजाने में ही उस पूरी शोषक व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाती है जो पुरुषों को काम के लिए पलायन करने और अपने परिवार को पीछे छोड़ने पर मजबूर करती है। ये विश्लेषण तो बहुत सटीक है, पर क्या हम चंपा की इस बद्दुआ को सिर्फ एक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह मान सकते हैं, या ये एक बच्ची का भोला गुस्सा भी है जिसे बस इस बात से नफरत है कि कोई चीज उसके परिवार को तोड़ेगी? ये दोनों ही बातें हैं, और यही इस कविता की खूबसूरती है। व्यक्तिगत स्तर पर ये एक लड़की का अपने भविष्य को बचाने का भोला गुस्सा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर यही भोला गुस्सा उस पूरी आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान बन जाता है। वो उस समस्या को ही जड़ से खत्म कर देना चाहती है जो उसके परिवार को तोड़ेगी। वो ये नहीं कह रही कि मैं खत लिखना सीख लूंगी, वो कह रही है कि मैं कलकत्ता को ही खत्म कर दूंगी।
ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक विद्रोह है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? एक सीधी सादी अनपढ़ लड़की के बारे में लिखी गई कविता अपने समय के सामाजिक और आर्थिक ढांचों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी बन जाती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपा का पढ़ने से इनकार करना उसकी नासमझी या अज्ञानता नहीं, बल्कि एक तरह का प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस है। वो उस दुनिया का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती जो उसके अपनों को उससे दूर ले जाए। मतलब वे काले काले अक्षर उस व्यवस्था के औजार हैं जिस पर चंपा को भरोसा नहीं है। कवि उसे साक्षरता का फायदा बता रहा है कि तुम दूर बैठे पति से बात कर पाओगे, लेकिन चंपा की इच्छा दूर बैठे पति से बात करने की है ही नहीं। उसकी इच्छा तो उस दूरी को पैदा ही ना होने देने की है। वो समस्या के समाधान को यानी साक्षरता को इसलिए ठुकरा रही है ताकि वो मूल समस्या पर ही चोट कर सके। सही बात है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे समाधान नहीं चाहिए, मुझे अपनी दुनिया वैसी ही चाहिए जैसी वो है, जिसमें मेरे अपने मेरे साथ रहें। ये कविता कई दशक पहले लिखी गई थी, लेकिन जब हम आज के बारे में सोचते हैं तो ये और भी प्रासंगिक लगती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस डिजिटल दुनिया और ग्लोबल माइग्रेशन के दौर में क्या हमारी जिंदगी के कलकत्ते बदल गए हैं या बस उन तक संदेश भेजने का तरीका। आज हमारे पास वीडियो कॉल्स हैं, व्हाट्सएप है, लेकिन क्या अलगाव की वो मूल वजह जिसके खिलाफ चंपा ने अपनी मासूमियत में इतनी बड़ी आवाज उठाई थी, आज सचमुच खत्म हो गई है, या हमने बस उस दूरी के साथ जीना सीख लिया है? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।